Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हे गाइस, तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम स्फेरिकल मिरर्स और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं पहले से कि स्फेरिकल मिरर्स असल में एक लार्जर स्फेयर के जो कर्व्ड सरफेसेस हैं उन्हीं को कहा जाता है। वो जो कर्व्ड सरफेस जब एक तरफ से पॉलिश कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ से उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट हो जाता है, तो वही हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। दो तरीके के होते हैं, जो कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट्स होगा, वो हमारे पास कनकेव मिरर होंगे, और जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा, वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होंगे। ठीक है, मिरर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो रिलेटेड टर्म्स थी, उनके बारे में हमने बात की थी कि मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पोल कहेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, पी से। ठीक है, और जिस स्फेयर का, वो लार्जर स्फेयर का वो हिस्सा था, उसका सेंटर, वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल पोल तक की जो दूरी है वो हमारे पास कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सी से लेकर के और पी तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन, वही क्या कहलाएगी, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी फोकस की, कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनका फोकस होता है। फोकस कौन सी लाइन होती है, तो हमने बात की थी कि वो स्ट्रेट लाइंस जब हमारे पास रेज, हमारे पास लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आकर गुजरेंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, वो लाइट रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के और मिरर से स्ट्राइक करेंगी, तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से वो गुजरेंगी, वही क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास, फोकस हो जाएगा द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर light rays converge or appear to converge after reflection। ठीक है, वो पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएंगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल फोकस अगर आप देखोगे तो कनकेव मिरर का मैंने इस तरफ बना रखा है और कन्वेक्स मिरर का मैंने इस तरफ बना रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कर्वेचर जो है वो किस तरफ है। अगर मैं देखूं कनकेव मिरर का कर्वेचर तो वो अंदर की तरफ है, इस तरफ है। देखो अगर ध्यान से तो दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं वो लेफ़्ट साइड में, मिरर के लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, इस तरफ भी लेफ़्ट साइड में है और इस तरफ भी लेफ़्ट साइड में है। लेकिन कर्वेचर देखो किस तरफ है, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है। मतलब इसका जो भी स्फेयर रहा होगा बड़ा वाला वो ये रहा होगा, और सेम उसी तरीके से इसका जो स्फेयर रहा होगा वो ये रहा होगा। इसीलिए हमारे पास जो फोकस है उसकी लोकेशन दोनों की तरफ क्या है, अलग अलग है। कनकेव मिरर में वो अंदर की तरफ आ जाती है और वहीं कन्वेक्स मिरर वो मिरर से बाहर चली जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस तरफ है, तो फोकस इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो कर्वेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, और हमारे पास आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस से रेज दिखाई देंगी। कि अगर मैं इस केस में बात करूं, कन्वेक्स मिरर के केस में बात करूं,
तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइट रेज हैं वो टकराएंगी मिरर से, लेकिन जब उनका रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि वो इस तरफ जाएंगी, सेम इसी तरीके से ये भी इस तरफ जाएगी। अब रिफ्लेक्शन तो इसी तरफ होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इस तरफ जाएंगी लाइट रेज। लेकिन अगर हम उनको एक पाथवे क्रिएट करें तो आप देखोगे कि ये इस तरफ मर्ज होने की कोशिश कर रही है, मतलब मिरर के पीछे वाली साइड में अपीयर होने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर जहाँ ये अपीयर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। किसका? कन्वेक्स मिरर का। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो मिरर के पीछे बनता है, जबकि कनकेव मिरर का फोकस जो है मिरर के सामने बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कर्वेचर आपका किस तरफ है। जिस तरफ कर्वेचर होगा उसी तरफ हम क्या मानेंगे, फोकस मानेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी तरफ मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो हम किस तरीके से शो करते हैं। अब प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं हम, तो हम सिंपल टर्म्स में स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, स्ट्रेट सरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो ये एक प्लेन मिरर है जिसमें लाइट रे आएगी, यहाँ से मैं एंगल नाप लूँगा और लाइट रे इस तरफ चली जाएगी कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और वो किस हिसाब से हम चेक करते हैं, वो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल क्रिएट करते हैं, वहाँ से एंगल मेजर करते हैं कि ये भाई इंसिडेंस एंगल हमारे पास इतना था और उतना ही हम क्या मान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, और फिर हमारी अपनी रिफ्लेक्टेड रे जो है हम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। उसके लिए हमारे पास सेम वही कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से होनी चाहिए कि हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। इस केस में अगर मैं देखूं तो मैंने कौन सा मिरर लिया है, कनकेव मिरर लिया है। कौन सा? कनकेव मिरर लिया है। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर लिया है ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ मान लो कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इस कर्व के हिसाब से है तो इसी के हिसाब से हमारे पास आगे रेज का डिफ्लेक्शन भी होगा। वो कैसे होगा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। हमने फोकस को डिसाइड कैसे किया था, फोकस को हमने डिसाइड इस तरीके से किया था कि हमारे पास इन्फिनिटी से आने वाली रे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो टकरा करके जिस पॉइंट से गुजरेगी और जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्ट होगी, काटेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी को मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल फोकस कहा था। लेकिन वो फोकस डिसाइड कैसे किया जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है लेकिन ये कर्व्ड सरफेस है। अगर ये प्लेन होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एंगल मेजर कर लेता नॉर्मल बना करके और काम हो जाता। लेकिन अगर आपको याद हो तो कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। इसका मतलब जहाँ भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल बनानी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ है तो इस पर भी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल। और अगर आप याद हो तो सर्कल के ऊपर नॉर्मल बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले उस पॉइंट पर मुझे क्या बनानी हो, टेंजेंट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होती है, तो टेंजेंट आपने बात करी होगी सर्कल्स के अंदर कि वो लाइन जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर छू कर जाती है, वो लाइन जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर छू करके जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और इस टेंजेंट की खासियत क्या है कि इस सर्कल के सेंटर से और अगर टेंजेंट को मिला दिया जाए तो वो टेंजेंट से हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। टेंजेंट हमेशा सर्कल के रेडियस पे कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट हमेशा सेंटर से जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, टेंजेंट बनानी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे टेंजेंट बनानी हो तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास वो ये टेंजेंट है।
अब अगर इस टेंजेंट की बात करें तो इस टेंजेंट पे जो नॉर्मल है वो टेंजेंट कहाँ से गुजरेगी हमेशा, वो जो नॉर्मल गुजरेगी वो कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से गुजरेगी। अभी अभी हमने देखा कि टेंजेंट का जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ से निकलता है, सेंटर से निकलता है। तो इसकी भी नॉर्मल कहाँ से निकलेगी, सेंटर से निकलेगी। तो ये जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, नॉर्मल हो जाएगी। इस तरफ भी नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से मैं ये एंगल मेजर कर लूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट किस बेसिस पे होगी, कि जो मेरा थीटा एंगल आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लूँ तो जिस भी पॉइंट से गुजरेगी, मान लो इतना मेरा क्या है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी इंसिडेंट रे, और ये वाली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस पॉइंट से गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट से काटती है। तो यही क्या हो जाएगी हमारी, बाय डेफिनेशन फोकस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और ये हर रे के लिए होगा, चाहे वो किसी भी एंगल पे आकर के टकराए इस कर्वेचर से, हमेशा हमें उस पॉइंट पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी, और वो नॉर्मल के बेसिस पे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा, और उसी बेसिस पे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा, और रिफ्लेक्टेड रे मेरी बनाऊंगा। ये केवल और केवल उस रे के बारे में है जो इन्फिनिटी से आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है उसकी खासियत क्या है, कि रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने नॉर्मल बनाया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा, और ये हमारे पास हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारे पास कहाँ से निकलेगी, हमेशा फोकस से। क्योंकि हमने फोकस की डेफिनेशन ही क्या लिखी है, कि फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रेज या तो कन्वर्ज होंगी, या कन्वर्ज होने के बाद कन्वर्ज होती हुई या अपीयर होती हुई दिखाई देंगी। कन्वर्ज किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। कनकेव मिरर के केस में तो ये कन्वर्ज होकर के गुजरेगी, लेकिन कन्वेक्स मिरर में वो पॉइंट अपीयर होता हुआ दिखाई देगा मिरर के पीछे। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जब हम पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर किस तरीके से जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसा हमने जाना कि किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बन रही है, नॉर्मल। उस नॉर्मल के बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी। अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनानी है तो मुझे रिफ्लेक्टेड एंगल पता होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड एंगल तभी पता चलेगा जब मुझे इंसिडेंट एंगल पता होगा। इंसिडेंट एंगल जानने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल बनानी पड़ेगी। उस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का मैं एंगल कैलकुलेट करूँगा जो कि मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, और उतना ही मुझे रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल बनाना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर जो मेरी रे जाएगी वो ही कहलाएगी मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जैसा हम देख चुके हैं कि कैसे रिफ्लेक्टेड मिरर स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो जो रे बनती है वो नॉर्मल के बेसिस बनेगी, और नॉर्मल हमेशा किस पे बनानी पड़ेगी, मुझे टेंजेंट पे बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है स्फेरिकल मिरर्स पे, हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइट रेज किस तरीके से ट्रेवल करती हैं एक स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद, कि किस अलग अलग पोजीशन पे अगर हमारी रे टकराती है मिरर से तो कैसे कैसे उसका अलग अलग हमें ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है,
रूल नंबर 1 कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस from infinity will reflect and pass through focus। मतलब कि क्या है कि कोई भी रे जो इन्फिनिटी से आ रही होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से निकलेगी? वो हमेशा निकलेगी हमारे पास फोकस से। कहाँ से? फोकस से निकलेगी। तो रूल नंबर 1 यही है हमारे पास कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेंगी? फोकस से निकलेंगी। फिर चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर चाहे वो मेरा कन्वेक्स मिरर हो। अगर कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मेरी जो लाइट रे है वो भले ही डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है मिरर से और कहीं पे मर्ज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो जो डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी वो भी असल में किस बेसिस पे दिखाई देगी कि वो कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। असल में वो रिफ्लेक्ट दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर मिरर के पीछे देखें तो अपीयर हो रही है कहाँ से गुजरती हुई? फोकस से गुजरती हुई। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 2 ये है कि अ लाइट रे फ्रॉम फोकस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस will reflect and becomes parallel to principal axis। मतलब क्या है इस चीज़ का कि कोई लाइट रे जो फोकस से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। किस तरीके से कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से है, मान लो ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है, जो कहाँ से होकर के निकल रही है? फोकस से होकर निकल रही है। कहाँ से? फोकस से होकर के गुजर रही है। तो फोकस से गुजरने के बाद जब वो स्ट्राइक करेगी हमारे मिरर पे, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो उसका पाथ होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से लाइट रे आएगी, प्रिंसिपल फोकस से टकराएगी और क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होगा कि कोई लाइट रे जो अपीयर हो रही होगी किस तरफ? फोकस से निकलती हुई, फोकस से गुजरती हुई, जो आगे चलकर कहाँ जानी थी? फोकस पे, वो असल में टकराने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड रूल क्या हमारे पास? थर्ड रूल हमारे पास ये है कि अ लाइट रे इंसिडेंट at principal pole will reflect at same angle after striking। क्या मतलब है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल पोल पर ही आकर टकरा जाए, वो कहाँ पे टकरा जाए? सीधा प्रिंसिपल पोल पर ही टकरा जाए। ये है इसका मतलब कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल पोल पर ही आकर के टकरा जाए तो जितना एंगल उसने नॉर्मल से प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया होगा उतना ही एंगल पर वो आकर जाकर के क्या हो जाएगी?
डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। आगे बात समझ में कि जितने एंगल पर वो आई थी प्रिंसिपल पोल से टकराई थी उतनी एंगल पर वापस वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसके केस में भी लागू होता है, ठीक है, कि जितने एंगल पर ये प्रिंसिपल पोल से टकराएगी उतने ही एंगल पे वापस निकल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ और लास्ट रूल हमारे पास वो क्या है? फोर्थ रूल हमारे पास ये कहता है कि अ लाइट रे passing through center of curvature will reflect without any disturbance, क्या मतलब है इस चीज़ का? कि कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी इस तरीके से, वो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर वापस चली जाएगी। सेम इसके केस में भी ऐसा ही होगा कि कोई लाइट रे अगर मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती होगी, मान लो मेरे पास ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है, जिसको असल में कहाँ से निकल रही थी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही थी, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो वैसी की वैसी हमारे पास निकल जाएगी। आई बात समझ में? इसके पीछे के नियम क्या है? यही है कि हमारे पास अगर इमेज फॉर्मेशन करनी है तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जो लाइट रेज हैं वो किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली हमेशा कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकलेगी, ठीक है, या फिर फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी। दूसरा, प्रिंसिपल फोकस से निकलने वाली जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा नियम क्या है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल पोल पे टकराएगी, अगर इंसिडेंस ही कहाँ पे हो रही है? प्रिंसिपल पोल पे, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंस हुई थी कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के केस में। फोर्थ हमारे पास क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वैसी की वैसी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में? ध्यान बस ये रखना है कि ये रूल्स हमेशा हमारे पास ध्यान में रहें, ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे चलकर हम इमेज फॉर्मेशन जब करने वाले हैं तो उस इमेज फॉर्मेशन के दौरान इस चीज़ का ध्यान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके की लाइट रे है और किस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप यू विल डू वेल।